बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने की। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट से इस्तफसार किया कि क्या मरियम नवाज़ ने पहले भी पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्तें दायर की थीं, जिस पर मरियम के वकील ने बताया कि मौजूदा दरख्वास्त की रोशनी में पुरानी दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि मरियम नवाज़ को पासपोर्ट जमा कराने पर ज़मानत मिली 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक चौधरी शुगर मिल्स का कोई रेफरेंस नहीं आया। अगर ये केस फाइल करते और मरियम इसका दिफा करती तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। किसी की नकलो हरकत को रोकना बुनियादी हुकूक़ का मामला भी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरियम चाहती थी कि यह केस फाइल होता ताकि वो इसके दिफा में आती। लंबी ताख़ीर करना कानून के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है। लंबी ताख़ीर पर अदालतें बग़ैर मेरिट देखे केस ख़त्म करा देती हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कोई हवाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी है जहाँ से सारे क़वानीन आते हैं, जिस पर अमजद परवेज़ एडवोकेट ने जवाब दिया कि मैं ये भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी सज़ा से पहले अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया था। सुलह हुदैबिया भी लोगों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ था। हम खामखा दाएँ बाएँ जाते हैं। अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा है कि सुनने का मौका फ़राहम किए बगैर सज़ा नहीं देनी चाहिए। जिस केस में सज़ा थी वो पासपोर्ट वापसी में रुकावट बन सकता था, लेकिन वो भी अब नहीं रहा। जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि अदालत ने अपनी तसल्ली के लिए पासपोर्ट रखवाया था, क्या वो तसल्ली ख़त्म हो गई? मरियम नवाज़ के वकील ने जवाब दिया कि मरियम ने 4 साल तक इंतज़ार किया है, कोई रेफरेंस दायर या तफ्तीश नहीं की गई। जस्टिस अमीर भट्टी ने फिर पूछा, क्या हम ज़मानत के फ़ैसले में शर्त वाले हिस्से की तरमीम करेंगे या इस हिस्से को वापस लेंगे? जिस पर अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि अदालत मरियम नवाज़ की ज़मानत के हुक्म में तरमीम कर सकती है। जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि वफाकी हुकूमत का इस पर क्या जवाब है? डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें पासपोर्ट वापस देने पर कोई एतराज़ नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मरियम नवाज़ का पासपोर्ट उन्हें वापस करने की हिदायत कर दी है। इस मौके पर रहनुमा नून लीग मरियम नवाज़ ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और बताया कि मेरा पासपोर्ट वापस मिल गया है, मगर क्या आप जानते हैं कि मेरा पासपोर्ट इस केस में 3 साल तक जब्त रहा, जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं। मरियम नवाज़ ने अपनी ट्वीट में किसी का नाम लिए बगैर लिखा कि मेरे जलसों के खौफ से फितना ने मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नैब में हब्से बेजा में रखा और कोट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा गया, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। जबकि इमरान खान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद लिखा कि फितने की जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को एक दिन मिटना ही था, क्योंकि ये कुदरत का उसूल है, मगर ये फ़ॉरेन एजेंट आज भी झूठ बोलने और जालसाजी से बाज नहीं आया। मकफ़ात अमल और इसका इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है। जबकि दूसरी तरफ 2 रोज़ कबल ऑडियो लीक के हवाले से बात करते हुए मरियम नवाज़ ने इमरान खान के घर बनी गाला में छापा मारने का मुतालबा करते हुए कहा था कि वहाँ से इल्म होगा कि साइफ़र कहाँ गया, जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल ख़त क्या था और उसे टैंपर करके क्या बना दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि मरियम नवाज़ ने क्या कहा था। गद्दारी का लेबल किसी वज़ीर आज़म के माथे पर नहीं लगा जो गद्दारी का लेबल इमरान खान के माथे पे लगा। इस ऑडियो ने बताया कि वो एक्स भी तुम हो, वाई भी तुम हो, जेड भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफ़र भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए राना साहब, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। जबकि इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि यकीन है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगेगा, जिसके बाद ये अंजाम को पहुंचेगा। ये भी सुनिए। पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्लह जथे से हमलावर होने का जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए, इसे प्रोसिक्यूट किया जाए। इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी। उधर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि ऑडियो लीक्स की सूरत में सारे सबूत हमारे सामने हैं। अगर सियासी मसलहत के तहत हम खामोश रहे और इमरान खान के खिलाफ एक्शन ना लिया गया तो हम नाकाम होंगे। इसहाक़ डार ने जो कहा वो एक बार आप सुने। एविडेंस हमारे सामने है, अब क्या हम सियासी मसलहत के तहत इसको हाथ ना लगाएं, ये नहीं हो सकता। वी विल बी फेलिंग इन आवर नेशनल ड्यूटी, वी विल बी फेलिंग इन आवर ओथ, वी विल बी फेलिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लें। जबकि इससे कबल इमरान खान ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जो साइफर मेरे पास था वो गायब हो गया या गुम हो गया,
मुझे नहीं पता। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि साइफर गुम नहीं हुआ, बल्कि जो काबीना की आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें वजीर आजम ऑफिस की कॉपी स्पीकर को भिजवा दी थी और उन्होंने वो कॉपी चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी। के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम कमीशन बनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर तहकीकात करे। खुद से क्यों डर रहे हैं? साइफर कोई गायब नहीं हुआ, मैंने पहले भी बताया था। ये जो साइफर आखिरी जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर हमने ये अपनी जो कॉपी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ये भिजवा दी थी स्पीकर को। अब सवाल यह है कि इमरान खान सच बोल रहे हैं या फिर फवाद चौधरी, क्योंकि अगर साइफर की कॉपी स्पीकर के पास है तो इमरान खान को इस बात का इल्म क्यों नहीं है। इससे यह सवाल भी जन्म लेता है कि क्या इमरान खान सिर्फ नाम के वजीर आजम थे? क्या उनसे पूछकर साइफर स्पीकर को नहीं दिया गया? अगर उनको इल्म नहीं था कि साइफर उन्होंने स्पीकर को दिया है तो उन्होंने प्रोग्राम में झूठ क्यों बोला कि साइफर गुम हो गया है या कहाँ गया है? उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है। जबकि एक खबर यह भी है कि मरियम नवाज़ की पासपोर्ट हवालगी के बाद अब वो लंदन चली जाएंगी और मरियम नवाज़ के केसेस को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ की कानूनी जंग लड़ी जाएगी और आइंदा इंतखाबात से कबल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नुमा जनाब अली गौहर बलोच साहब। बहुत शुक्रिया आपका अली गौहर बलोच साहब। ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज साहिबा को पासपोर्ट मिल गया है, खबरें यह है कि वो जल्द लंदन रवाना हो जाएंगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लेकर ही लौटेंगी। क्या ऐसी खबरें हैं? पार्टी में ये डिस्कस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि आपके इल्म में है कि जिस वक्त झूठे मुकदमात बनाए गए और एक पनामा का ड्रामा रचाया गया था और उस ड्रामे के नतीजा में सिर्फ एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस बनाया। हालांकि कहा तो ये जाता था जैदी साहब कि इसमें 200 से ज़ायद अफराद के नाम हैं और पनामा का नाम लेकर अकामा के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। झूठे मुकदमात में, बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमात में मरियम नवाज़ साहिबा को सज़ाएँ सुनाई गई। और मैं सिर्फ ये बात याद दिलाना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से कि मरियम नवाज़ साहिबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड से जो है वो वापस आए। मरियम साहिबा अपनी वालदा को और मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी अहलिया को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर उन झूठे मुकदमात और मन घड़त मुकदमात के फ़ैसलों के आगे, कानून और आइन के आगे सरनगू करते हुए वापस आए कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान के इदारों की बालादस्ती के लिए और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ, कलसूम साहिबा का, और जो कि मरियम साहिबा की वालदा थी, तो उस वक्त भी ये लोग जेल में थे। तो मैं समझता हूँ कि इससे सफाकाना अमल और कोई नहीं हो सकता। जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि उनका पासपोर्ट उनको मिलना चाहिए, वो इंग्लैंड जाएंगी नहीं जाएंगी, बात ये नहीं है। वो किसी भी शहरी को ये हक हासिल है। जिस तरह से जैदी साहब, मैं और आप एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और हमें हक हासिल है कि हमने कहीं सफ़र करना हो, जाना हो, अपने मामलात को देखना हो तो हम आ जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं। यही वो बुनियादी हकूक़ हैं जो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा को भी आम शहरी की हैसियत से हासिल हैं और वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर वो अपने वालिद साहब को मिलने के लिए इंग्लैंड जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकती हैं। तो पार्टी में क्या डिस्कशन हो रही है अली गौहर बलोच साहब, कि पार्टी में क्या बातचीत हो रही है इसको लेके कि मरियम नवाज साहिबा जाएंगी या यहीं से ही वो इस तहरीक को लीड करेंगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे? और क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज के केस को बुनियाद बनाकर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ की कानूनी जंग जीतने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, मरियम नवाज साहिबा के केस के दौरान जब फैसला सुनाया गया तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें बताया गया था कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम जो है वो साबित करने में नैब नाकाम रहा है तो फिर मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तो एक सहूलतकारी का इल्ज़ाम था जो कि बिल्कुल बेबुनियाद था। उन्होंने कहा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पर भी साबित नहीं होते कर सका नैब जुर्म, तो फिर मरियम साहिबा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो उस जुर्म की शरीक हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि मरियम साहिबा और असल हमारे कायद तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं। मरियम साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा साहब हों या हमारी दीगर पार्टी की सीनियर लीडरशिप या जो भी हमारे कारकुनान हैं, तमाम एक कारकुन की सूरत में, एक टीम वर्क की सूरत में काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में, आपको याद है कि एटमी धमाके
जब किए और पाकिस्तान के वक़ार की सरबुलंदी और सलामती की सरबुलंदी के लिए एक कदम बढ़ाया, उसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत दी, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, तो बेशुमार ऐसे अजीम कारनामे हैं जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपने वतन के लिए किए हैं। वो यकीनी तौर पर कैंपेन को ना सिर्फ लीड करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में कामयाब होकर वज़ीर आज़म भी आइंदा वही हाँ जी, कुछ बता सकते हैं कि कब तक वापस आ रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ? आप जो कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे, तो कुछ टाइम बता सकते हैं आप? मेरा ख्याल है कि वो बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान के अवाम के दरमियान होंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने आप को पाकिस्तान की अवाम से दूर जो है वो नहीं रख सकते, और वो बिल्कुल उनके सेहत के मामलात ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत जल्द पाकिस्तान में आकर अपने जो केसेस हैं जो कि झूठे और बेबुनियाद हैं उनका भी सामना करेंगे और इलेक्शन कैंपेन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग सर, लेकिन बात ये अली गौर बलूच साहब, आप लोग की जानिब से कहा जाता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे, तो आवाम को भी तो उनका इंतज़ार है ना। आखिर आप बताएं ना कि कब वो वतन वापस आएंगे और यहाँ पर अपनी पार्टी को लीड करेंगे। अवाम को तो इसका इंतज़ार है, तारीख आपकी तरफ से कोई दी नहीं जाती है, बस आप लोगों को ये कह दिया जाता है आप लोगों की जानिब से कि वो जल्द वतन वापस आएंगे। वो आपके सवाल पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो है कि इनकार में कहाँ, इकरार में कहाँ है इनकार की सी लज्जत, बढ़ता है शौक़ गालिब उनकी नहीं नहीं पे। इधर अवाम बेचैन है, उधर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बेचैन है, और वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब महीनों की नहीं दिनों की बात है, और कायदे मोहतरम जो हैं वो वापस आएंगे और हमारी पार्टी की क़यादत वही आकर संभालेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन की क़यादत भी मियां नवाज। चलें सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब तो इस सारी चीज़ को NRO 2 कह रहे हैं और मुल्की सियासत में NRO 2 की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या आपकी डील हुई है, क्या मुज़ाकरात हुए हैं आपके ऐसे कि जो तमाम के तमाम रास्ते आपके लिए बंद थे वो एकदम से खुल गए हैं? अली गौर बलूच साहब, देखिए बात ये नहीं है, अगर इमरान न्याजी साहब सो कॉल्ड, मतलब है कि इसको NRO 2 बोलते हैं, तो फिर NRO 1 क्या था? क्या वो NRO 1 था जब इनको RTS सिस्टम बंद करके जो है पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट छीन कर जो है इनको इक़्तिदार के ऊपर बरजमान किया गया था? क्या वो भी NRO 1 था जब इनकी बहन के जेब से अरबों रुपए निकले और उसको सिर्फ FBR का केस बना के और जुर्माना किया गया और उनको पाबंद सलासल नहीं किया गया? क्या ये भी NRO 1 था जब इन्होंने आटे और चीनी पर डाका डाला, जब BRT पेशावर के ऊपर इनको स्टे ऑर्डर्स मिलते रहे, जब फॉरेन फंडिंग केस जो है उसको ये बार बार तारीखों पे तारीखें लेके लंबा किया करते थे? वो भी NRO 1 था। तो मकसद ये है कि ज़बान से इल्ज़ाम लगा लेना बड़ा आसान काम है। आज इमरान अहमद न्याजी से पाकिस्तान की कौम ये सवाल पूछती है कि ब्रॉडशीट केस में शहजाद अकबर को जिसको कि उन्होंने फ़रार करवा दिया, फ़रा गोगी को जिसको उन्होंने फ़रार करवा दिया, उनको वापस कब लेकर आएंगे? और शहजाद अकबर जो कि मतलब है कि वो उसको एहतसाब का वो इन्होंने एडवाइज़र बनाया हुआ था, और वो ब्रॉडशीट केस में ख़ुद लाखों अरबों उनके मतलब है उन्होंने किक्स बैक्स लिए और वो मीडिया पर भी चीज़ें आईं। तो आज वो शहजाद अकबर किधर है? वो पाकिस्तान में अपने चीज़ों को फेस क्यों नहीं करते? और वो फ़रा गोगी साहिबा जो 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगा करती थीं, वो उनको फ़रार क्यों करवाया है? क्योंकि इनको पता है कि उन तमाम चोरियों और डाकों के जो पाँव के निशानात हैं वो बनी गाला तक जा रहे हैं, और खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। बहुत जल्द इमरान अहमद न्याजी साहब भी कानून और अवाम के, लेकिन सर बात यह है, सवाल आपके ऊपर ये उठता है कि आप इतनी चीज़ें गिनवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक मुकदमा तो बताएं ना कि आप इमरान खान साहब के ऊपर बना पाए हैं और वो साबित कर पाए हैं, उनको गिरफ़्तार करने के लिए आपने कोई चीज़ की हो। आप गिरफ़्तारी की बात करते हैं तो अवामी रद्द-ए-अमल के डर से फिर वो पीछे हो जाते हैं उससे। तो कोई एक मुकदमा तो बनाए जो कायम किया गया हो उनके ख़िलाफ़, आपने कोई कार्रवाई की हो उनको लेके। देखिए पहली बात तो ये है कि अवामी रद्द-ए-अमल है नहीं, ये इनके चंद मतलब है कि वो खान साहब के ट्रेनिंग याफ्ता कुछ जत्थे हैं जो पाकिस्तान की हमेशा इमलाक के ऊपर हमला करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी PTV पर हमला आपके सामने है, और इसके साथ साथ वो
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके इर्द गिर्द जो कब्रें खोदी गई थी, जिस तरह से कौमी असम्बली के जंगले तोड़े गए थे, जिस तरह से अभी ये कहते थे मैं 25 लाख लोग लेकर आऊँगा और KPK से सिर्फ 25 शरपसंदों को लाने में कामयाब हुए और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की और डी जोन तक गए और आग लगाई इस्लामाबाद के अंदर। और शेख रशीद कहता था कि जनाब हम तो खून की होली खेलेंगे और पता नहीं क्या क्या इस किस्म के मतलब है कि वो बेहुदा। लेकिन शेख रशीद के बयान से डरे, वो कह रहे हैं कि अक्टूबर खुखार होगा और नवंबर तशवीशनाक होगा। मुझे ज़रा साइफ़र के ऊपर से भी बात करनी है आपसे। इमरान खान ये कहते हैं कि उनसे साइफ़र गुम हो गया है या उन्हें नहीं इल्म के कहाँ गया है, जबकि फवाद चौधरी उन्हीं की पार्टी के रहनुमा वो ये कह रहे हैं कि गुम नहीं हुआ है बल्कि वज़ीर आज़म हाउस की कॉपी ही चीफ जस्टिस के पास है। तो फवाद चौधरी के बयान से तो ये तासुर मिल रहा है सर कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आपकी हुकूमत इस झूठ पर इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? देखें जैदी साहब, बड़ी मतलब है कि आपने रेलिवेंट बात की और मैं भी इस पर अपना मौक़िफ़ अपनी पार्टी की तरफ से देना चाह रहा हूँ। देखिए गुजारिश ये है कि खान साहब ने जो एक मुल्क में इंतशार सियासी तौर पर फैलाने की कोशिश की और एक ढोंग रचाया कि मुझे साजिश के तहत उतारा गया, हालांकि उनको किसी साजिश के तहत नहीं उतारा गया था। ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी इनकी हुकूमत थी जिसको एक आइनी और कानूनी तरीके के साथ अदम एतमाद के ज़रिए उतारा गया। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, वो तो जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और जिसके बाद ISPR का मौक़िफ़ आया था तो उसके बाद ही वो किस्सा तमाम हो चुका था। लेकिन हाँ, साजिश ज़रूर हुई थी। मैं इमरान अहमद नियाज़ी साहब की बात से किसी हद तक इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन वो साजिश इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने अपने चंद वो मतलब है कि लोगों के साथ बैठ कर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर की और जिसकी ऑडियो पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी वही ऑडियो लीक्स के हवाले से मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि ऑडियो लीक्स में तो ये बात साबित अभी होनी है, लेकिन वो जो ऑडियो लीक्स में बात सामने आई है कि जो मीटिंग के मिनट्स थे वो खुद बनाए गए थे, तो अगर ये बात साबित हो जाती है तो इस तरह तो इमरान खान साहब फिर सादिक अमीन नहीं रहे ना, तो उनके खिलाफ आर्टिकल 63 के तहत भी फिर कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखें, सादिक और अमीन तो वो तोशा खाना के केस में भी नहीं रहे, सादिक और अमीन तो वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भी नहीं रहे। सादिक और अमीन तो वो जिस बंदे ने इनको सादिक और अमीन का खिताब दिया था वो तो खुद अब कहीं दिखाई नहीं देते और उनके किस्से भी पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। किस तरह से व्हाट्सएप पर उन्होंने JITs बनाई और किस तरह से पाकिस्तान के साथ जुल्म किया और उन फैसलों के बाद पाकिस्तान की मईशत की तबाही हुई जब इस नियाज़ी साहब को जो है पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर लाकर बिठाया गया और इनको पाकिस्तान की कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। तो मैं बात यह है कि आप तो ज़बानी कलामी कह रहे हैं ना कि वो सादिक व अमीन नहीं रहे। सादिक व अमीन अगर आपके मुताबिक नहीं रहे तो फिर कार्रवाई करना तो आपका हक़ है ना सर, आपका काम है कार्रवाई करना उनके खिलाफ। आपने क्या कार्रवाई की अभी तक उनके खिलाफ? जैदी साहब देखें, एक बड़ी सिंपल बात है, मैंने आपको हवाला दिया है फॉरेन फंडिंग केस का, मैंने आपको हवाला दिया है तोशा खाना केस का, जिस तरह से कि ये अरबों डॉलर की करप्शन के इल्ज़ामात हम पर लगाते थे और जब नैब के ज़रिए गुंडागर्दी करते हुए नाजायज़ गिरफ्तारियां करवाते थे और जब ख्वाजा साद रफ़ीक की बेल हुई थी तो उस केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मतलब आला अदलिया के जजेस थे उन्होंने जो जजमेंट्स दी कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, नैब एक ऐसा इदारा है जिसको पार्टियाँ तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने जजमेंट में, ये फैसले में ये चीज़ें लिखी थी। तो बात करने का मकसद ये है कि हम जो केस बना रहे हैं जिसकी काम इदारों का है, हुकूमत का काम केस बनाना नहीं होता। ये तो कहा जाता है कि हुकूमत विक्टिमाइज, आज हम बिल्कुल हम तो ये कहते हैं कि हम तो इस चीज़ के विक्टिम भी हैं और हमारे तफज़ात भी हैं कि आज भी इमरान अहमद नियाज़ी साहब आपका काम केसेस बनाना नहीं है लेकिन कार्रवाई करना तो आपका काम है ना। इमरान खान साहब इदारों पर हमले भी करते हैं, तौहीन अदालत की भी बात करते हैं, अदलिया के हवाले से भी बातचीत करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं, तो कम अज़ कम कार्रवाई करना तो आपका काम है ना सर। आप तो विफाकी हुकूमत हैं, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा?
देखें बिल्कुल सही बात आपने की है, लेकिन हमने कार्रवाई की, हमने मुकदमात भी कायम किए। आपने देखा कि जिस तरह से तौहीन अदालत के केस में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सज़ा सुनाई गई, जिस तरह से बाकी हमारी पार्टी के 3-4 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। आज इमरान अहमद न्याजी साहब तो आज भी निज़ाम के लाडले हैं, वो मुक्तदर हल्के जो हैं आज भी उनके ये लाडले हैं। जब तक ये लाडला इज़म ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान से शरपसंदी और फितना का सियासी सर जो है उस वक्त तक नहीं कुचला जा सकता मुकम्मल तौर के ऊपर। अच्छा। इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इदारों का एहतराम किया कि उन मुकदमात और उन इल्ज़ामात में बेबुनियाद कैदें बर्दाश्त की, इमरान अहमद न्याजी साहब के खिलाफ तो सच्चे केस बनते हैं, क्योंकि इन्होंने और इनके हवारियों ने दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा है, लोगों को गद्दार के सर्टिफिकेट बांटते थे। हमेशा इदारों का एहतराम किया। अली गौहर बलूच साहब, गद्दारी के मुर्तकब ये खुद हुए। कायदीन ने हमेशा इदारों का एहतराम किया, लेकिन इदारों की तौकीर को बरकरार रखना भी तो आपका ही काम है ना, पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट क्यों खामोश है? देखिए पार्लियामेंट बिल्कुल खामोश नहीं है। पार्लियामेंट में तो जो भी मामलात आते हैं, हाँ जब इमरान न्याजी साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज पार्लियामान अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और किरदार अदा करती रहेगी। आपने देखा कि ये जो बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसमें कि इन्होंने एक साजिश तैयार की, बल्कि मुल्क के साथ गद्दारी की इन्होंने, जो इनकी ऑडियो लीक हुई है उस पर भी कमेटीज बन गई हैं। वो भी हम तो आला अदलिया के सामने और इदारों के सामने चीज़ों की तफ्तीश इंक्वायरीज करके रखते जाएंगे। आज अच्छा अली गौहर बलूच साहब मुझे ये बता दें फाइनली कि मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ जी, मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ कि जब इनके लोगों को हमारे इदारे इंटेरोगेट करते हैं, इनको नोटिस भेजते हैं कि अपना मौक़िफ़ दें FIA के सामने, तो ये FIA के सामने पेश नहीं होते। हाई कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर इस बात का लेते हैं कि भाई हमें FIA के सामने पेश ना होना पड़े। तो ये तो कहते थे कि हमारे दामन साफ हैं। फाइनली मुझे बता दें, इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं तो हुकूमत उनको NRO देगी या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? फाइनली मुझे बता दें। ज़ैदी साहब देखें, पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी पार्टी का बुनियादी हक है, लेकिन अगर ये खून की होलियां खेलने की बात करेंगे, अगर पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे, अगर ये इंतशार फैलाने की बात करेंगे, तो फिर कानून अपना रास्ता भी बनाएगा और कानून के हाथों से इनको रोका भी जाएगा और सख्ती से रोका जाएगा। एहतजाज करना हर एक का हक है। अली गौहर बलूच साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे से बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली गौहर बलूच साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ख़त्म कर दिया गया है, इस पर तफसीली बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर समाअत हुई। समाअत दोपहर 2:30 बजे मुकर्रर थी, ताहम इमरान खान कुछ मिनट की ताख़ीर से अदालत पहुँचे। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। समाअत के आगाज़ पर इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा, हमने बयान हल्फी जमा करवा दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने बयान हल्फी देखा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करते हुए रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का बयान हल्फी देखा है, इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन है। इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने के लिए जज के पास गए। अदालती मुआविन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने इतराज़ उठाते हुए कहा कि इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी मारूज़ात तहरीरी शक्ल में पेश कर दें, हम तफसीली फ़ैसले में इसे शामिल कर देंगे। इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ खान खातून जज से माज़रत करने के लिए उनकी अदालत भी गए थे, ताहम वो मौजूद नहीं थी, जिस पर इमरान खान ने उनके रीडर से मुकालमा करते हुए कहा था कि ज़ेबा चौधरी साहिबा को बता देना कि इमरान खान माज़रत करने आए थे। आपको दिखाते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा था। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था, माज़रत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई बेनज़ारी। जबकि पेशी से कबल इमरान खान ने मीडिया नुमाइंदों से रस्मी गुफ्तगू नहीं की, ताहम सहाफ़ियों के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर यही केस बनाना रह गया है कि चाय में रोटी डालकर खाता है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि असम्बली में अब नहीं जाएंगे। मरियम नवाज़ के पासपोर्ट वापसी के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि यह वाज़ेह हो गया है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। इससे कबल कमरा अदालत में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI का कहना था कि जिस तरह चोरों को दूसरी बार NRO दिया जा रहा है, लोग मायूस हैं
आज लोगों में मायूसी फैल चुकी है, जबकि फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि अतहर मिनुल्लाह ने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। इमरान खान ने अचानक कलाबाजी खाई और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इन्होंने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। हैरान कुन बात यह है कि आज मुआफ़ी पर इमरान खान को फैसले ज़बरदस्त लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो फैसले इमरान खान या उनकी जमात के खिलाफ होते हैं, ना सिर्फ उन फैसलों पर इमरान खान को एतराज़ होता है, बल्कि वो फैसले देने वाले इदारों और जजेस पर भी इमरान खान एतराज़ उठाते रहे हैं। माजी में भी ऐसा ही हुआ। जब कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फैसला आया तो इमरान खान ने उन पर एतराज़ उठाते हुए आला अदलिया से सवाल किया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। मेरा दिल से आज गिला है जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग पर फैसला PTI के हक में आया तो ना सिर्फ खान साहब ने उसे खुले दिल से तस्लीम किया, बल्कि उस पर खुशी का इजहार भी किया। फिर जब जज ने शहबाज गिल के रिमांड का फैसला दिया तो इमरान खान ने उस पर भी एतराज़ उठा दिया, और जब तौहीन अदालत केस खारिज हो गया तो कहा कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ज़बरदस्त फैसले करते हैं। इस सारी सूरत हाल में एक और बात जो देखने में सामने आई है वो ये थी कि इमरान खान साहब को जब लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है तो फौरी माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन माफ़ी के बावजूद इदारों के खिलाफ बयानबाजी से बाज नहीं आते। और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर न्यूट्रल्स को तनकीद का निशाना बना डाला। मुल्क अपनी तबाही की तरफ जा रहा है और मैं सबसे पूछता हूँ, जो इन चोरों को रोक सकते थे, जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ, अब माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इनके केसेस माफ हो गए, हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूँ। कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। अगर इमरान खान वाकई इदारों का एहतराम करते हैं और अपने किए पर शर्मिंदा हैं तो फिर वो बार बार वही गलती क्यों करते हैं जिस पर माफ़ी मांगनी पड़ जाए। सिर्फ न्यूट्रल्स ही नहीं, अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की तो इमरान खान बारहा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तनकीद का निशाना बना चुके हैं, जबकि माजी में भी इमरान खान इन इदारों को तनकीद का निशाना बनाने पर इन इदारों से माफ़ी भी मांग चुके हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई आम आदमी किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात करे या उसे तनकीद का निशाना बनाए तो क्या उसे भी इतनी बार आसानी से माफ़ी मिल सकती है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या इमरान खान साहब कानून से बालातर हैं जो वो बार बार एक ही गलती करके भी सज़ा के मुर्तकिब नहीं होते? क्योंकि जब भी इमरान खान के खिलाफ बात की जाती है तो वो एहतजाज की धमकी दे देते हैं, कहते हैं कि जल्द कॉल दूंगा, फिर अवाम का समंदर सड़कों पर होगा। लेकिन जैसे ही किसी केस का फैसला उनके हक में आ जाता है तो वो एहतजाज की तारीख देने से गुरेज करते हैं। अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे, जब भी हम करेंगे और वो फैसला मैं करूंगा। मैं अब पूरी तैयारी कर रहा हूँ, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। जो अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। मैं पहले अपनी तैयारी कर रहा हूँ और फिर एकदम कॉल दूंगा, सबने तैयार होना है। और इसी हवाले से बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस तो ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये माफ़ी दिल से मांगी गई है और इमरान खान दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे या दोबारा इदारों की तौहीन नहीं करेंगे? वो बात देखिए, दिलों का हाल तो अल्लाह मियां जानते हैं, हम और आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम तो वो बात कह सकते हैं कि जो सामने है। अच्छा, ये जो आपने इब्तिदाई कलमात में जो आपने पूरा एक पस मंजर बयान किया, उसमें से मुझे इजाफा ये करना है कि देखिए हमारे यहाँ जो भी सियासतदान हो और वो कहते हैं दीवार की किसी भी तरफ खड़े हों, उनका यही एक रवैया होता है कि जब उनके हक में फैसले आते हैं तो वो काबिल कबूल होते हैं और जब उनके हक में नहीं आते तो उसको उस पर वो सवालिया निशान उठाते हैं। तो ये इमरान खान का जो तर्ज अमल है वो कोई जुदागाना नहीं है बकिया सियासतदानों से। हमारी एक तवील मतलब एक तारीख है इस चीज की कि जहां जहां अदलिया ने लोगों को मतलब है उनके हक में फैसला दिया तो लोग उस पर बड़ी उसकी तारीफें करते हैं, और जहां खिलाफ हुआ वहां पर तनकीद की निश्तर जो है बरसाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में मैच्योरिटी की जरूरत है और हमारे इदारों को जो है वो मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। अब ये जो लोग इतराज करते हैं कि जी फलां के साथ जो है फलां को छोड़ दिया
फला के साथ जो अदालत ने ये किया। इसमें भी हमें समझना चाहिए कि अदालत जो फैसले करती है वो शवाहिद की बुनियाद पे करती है। अब अवामी परसेप्शन में हो सकता है कि XYZ जो है वो बहुत ही मतलब है बदनुमान शख्सियत का नाम हो, लेकिन अदालत जो फैसला करेगी वो देखेगी जी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन ने क्या शवाहिद लेकर आए। और हमारे यहाँ पर जो मामला होता है, फवाद आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमेशा से कमजोर रहा है, केसेस को जानबूझकर खराब कर दिया जाता है। इसीलिए आप देखें कि हमारे यहाँ सिर्फ मीडिया ट्रायल होता है और बदनुमानी पे किसी को सजा नहीं होती। और ये चीज जो है, और सिर्फ बदनुमानी के मुकदमात किया, हमारे यहाँ जो कत्लो गारतगरी के मुकदमात होते हैं उसमें नहीं होती, क्योंकि उसमें आप देखिए इदारे जो है मतलब पुलिस जैसे इदारा वो अमूमन मिल जाता है कातलों के साथ, अगर वो रसूख वाले हों, जैसे अभी नाज़िम जोकियों केस में हुआ, ऐसी बेशुमार मिसालें। तो हम लोग कत्लो गारतगरी के केस में सजा नहीं दे पाते तो व्हाइट कॉलर क्राइम में क्या देंगे? जी फवाद। बिल्कुल ठीक है सर। सर ये भी बताएं कि मुआफ़ी के बावजूद इमरान खान ना सिर्फ न्यूट्रल्स को तनकीद का निशाना बनाते हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद करते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ एक्शन लेगा तो खान साहब क्या वहां पे भी माफी मांग लेंगे फिर? देखिए ये फिर मैं कहूंगा क्या सर आएगी, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि कोई भी शख्स जो है वो अगर हसास इदारों को मुतनाज़ा बनाता है, जिसमें हमारी आर्म फोर्सेज हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। और उसमें होना ये चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि इन इदारों को आप उससे कंट्रोवर्सी से बालतर रखते हैं। इलेक्शन कमीशन की बात बिल्कुल दूसरी है कि अगर वहां पर शक शुबा ये हो रहा है कि जो इमरान खान के इल्जाम है कि जनाब उसकी फिर वो सबूत भी देने की कोशिश करते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो हुकूमत की मर्जी और मंशा से फैसले हो रहे हैं, तो वहां पर प्रोब की जरूरत है। हर इदारे की कार्ड का भी फर्क होता है। तो कुछ जगह के ऊपर मैं समझता हूँ माजी में भी आप देखें कि इदारों पे, हत्ता के साथ इदारों पे नून लीग ने भी बड़ी तनकीद की थी, पीपल्स पार्टी भी एक जमाने में किया करती थी, लेकिन ये कोई मैच्योर रवैया नहीं है। हम उस वक्त भी ये कहा करते थे कि जी जो फौज की आला क़यादत है उसको मुतनाज़ा ना बनाए खुदा के लिए, और हम आज भी वही बात कहते हैं। उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि जनाब उन इदारों को अपने कंडक्ट से जो है वो साबित करना होगा और लोगों के दिल जीतने होंगे कि जनाब हम कोई मुतनाज़ा फैसला नहीं करते और हम वाकई गैर जानिबदार हैं। अगर ऐसा हो जाता तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए अच्छा होगा। जी नहीं सर, वो साबित किस तरह से कर सकते हैं? उनको लेकर तो इमरान खान साहब ही आए थे ना। जी देखिए बात बिल्कुल इमरान खान कई उन्होंने मतलब बुज़दार साहब की उन्होंने अपॉइंटमेंट की, उसके ऊपर सवाली निशान हुआ, फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन उनके ही दौर में आए। अब इमरान खान की तादील ये है कि जी रिकमेंडेशन पे आए थे और उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने अपने जलवे दिखाने शुरू किए। तो लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ठीक है उन्होंने ही गलती की, उनकी हुकूमत के दौर में ऐसे बेशुमार वाक़यात हुए। उन्हीं के दौर हुकूमत में नवाज शरीफ साहब जो थे वो बाहर गए, आज उस पर तनकीद करते हैं उन्हीं के दौर। अच्छा, लेकिन आमिर साहब इमरान खान साहब के बयानात से तासुर तो यही मिल रहा है ना सर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सारी सीटें उनकी झोली में डाल दे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसके बरखिलाफ हो तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत बुरा है सर। देखिए बात ये होती है कि इलेक्शन ये नहीं हो सकता किसी भी पार्टी की झोली में सीटें डाली जाए, किसी की भी नहीं होना चाहिए। इंतखाबात जो है साफ और शफाफ हो और इलेक्शन कमीशन का रोल जो गैर जानबदाराना हो उसके अंदर। ये मेरे ख्याल में जो कोई अगर मुतालबा कर रहा है कोई बड़ा मुतालबा नहीं है और उसको मुतमईन किया जा सकता है, गुफ्तगू शुनीद हो सकती है। हमारी अलमिया ये है कि हम हर बात जो है जज्बाती अंदाज में करते हैं, जो मामले सियासतदानों को मिलकर तय करने चाहिए वो अदालत में चले जाते हैं, जो फैसले हमें पार्लियामेंट में करने चाहिए हम पार्लियामेंट की नफी करके जो है अदालत में चले जाते हैं। तो पूरी चीज को, पूरे पैराडाइम को देखना होगा। हमारी सियासत बड़ी सब जहरीली हो गई है, टॉक्सिक हो गई है, जहाँ कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। जरूरत म्यान रवि की है और जरूरत जो है वो फेयरनेस की है। आप अगर देखिए इस वक्त सिर्फ हुकूमत को खतरा नहीं होता कि हुकूमत में तनकीद हो। अभी जो हमारी हालत है, माशी सूरत हाल है, हमें जो चैलेंजेस दरपेश है उसमें हमें रियासत को खतरा है। उसका खतरे से बचने का तरीका ये कि फाहम तफहीम के जरिए जो है मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, इदारे अपना किरदार अदा करें सिचुएशन को डिफ्यूज करने में, यही पाकिस्तान को आगे लेके जाने का रास्ता। लेकिन बात यह है कि फाहम तफहीम की बात जो आमिर ज़िया साहब आप कर रहे हैं वो तो खान साहब तो वो करने के लिए तैयार ही नहीं है ना। आज भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सियासतदान बातचीत तो करता है लेकिन सियासतदान से बातचीत करता है, मुजरिमों से बात नहीं करता, हमेशा से वो इसके दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन आमिर साहब ये भी तो एक चीज़ है ना कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क में मुनक़िद हो जाते हैं और उसके नतीजे में इमरान खान साहब अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर तो उन्होंने वही अपना रिवायती राग अलापना है कि जी इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार नहीं है, जानिबदार हैं, गैर जानिबदार नहीं है, इसी वजह से हमें इलेक्शन हरवाया गया। तो एहतजाज तो वो फिर शुरू कर देंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ।
देखिए बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि जो भी फरीक हारता है इलेक्शन वो उसके नताइज को कबूल नहीं करता। इसीलिए इदारों की जिम्मेदारी कि इस बात को यकीनी कराएं कि इलेक्शन में जाने से पहले रूल्स ऑफ द गेम डिफाइन हो, जो हमारे इलेक्शन कमीशन हो और जो लोग इलेक्शन के इंतजाम कर रहे हो वो अबव द बोर्ड हो। हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे आती है, ये तमाम चीजें मशरूत हैं और उसमें मतलब है कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे देते हैं तो मेरे ख्याल में वो चीजें जो है वो ग्रीवेंसेस जो है वो कम हो जाएंगी, हमारी जो जमहूरियत है वो एक मैच्योरिटी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती रही तो जाहिर है कि आप याद करें 2018 के इलेक्शन लोगों ने कबूल नहीं किया, 2013 का जो है डिस्प्यूटेड था, 2008 का। लेकिन मैंने जितने इलेक्शन कवर किए हम जब कर रहे हैं 30 साल हो गए हमें ये सब काम करते हुए, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान कोई नया काम नहीं कर रहे, नया काम करना चाहिए था, मतलब ये बात है। लेकिन बात ये होती है कि इस वक्त इदारे, मैं समझता हूँ सबका जो नजरें हैं पाकिस्तानियों की सही वो इदारों पर है, क्योंकि सियासतदान जो है उस मैच्योरिटी का हुकूमत में हो बाहर हो वो सबूत नहीं दे रहे। ठीक है, मामला सियासी मामलात जो हैं वो इस नहज पे नहीं पहुंचने चाहिए कि इससे मुल्क को नुकसान हो और मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से ही हल होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर ज़िया साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या इसहाक़ डार मईशत को बेहतर करने में कामयाब हो रहे हैं। तफसीली गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में डार और डॉलर के ऊपर बात करते हैं। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि डॉलर की इस वक्त जो कदर है वो हकीकी नहीं है। डॉलर की असल कदर 200 रुपये से कम है और डॉलर 200 रुपये से कम हो जाएगा। इस वक्त डॉलर बैनुल-अक़वामी तौर पर मजबूत है, लेकिन अपनी पॉलिसीज़ के तहत डॉलर को 200 रुपये से कम पर लाया जाएगा। इदारा बराए शुमार इदारा है और वो हेरा फेरी नहीं करता। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को माजी में भी कहता रहता था कि आएँ मीसाक़ मईशत करें। इमरान खान और उसकी पूरी टीम के असाब पर मैं सवार हूँ। दूसरी तरफ आज फिर रुपए की कदर में इजाफे और डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 16 पैसे सस्ता होकर 227 रुपये 29 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला गुज़िश्ता हफ्ते से जारी है, जबकि मौजूदा हुकूमत ने डॉलर की कीमत में कमी के बाद पेट्रोल की कीमत में भी 12 रुपये 63 पैसे कमी कर दी थी। कमी के बाद पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर हो गई है और डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे कमी की गई है, जिसके बाद डीजल 235 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया है। उधर सोने की कीमत में भी 200 रुपये फ़ी तोला कमी हो गई है। सोना 1,46,300 रुपये फ़ी तोला हो गया है, जबकि इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक सितंबर में महंगाई की शरह 2.1% कमी के बाद 21.2% हो गई है। इसी हवाले से बात करते हैं मुआशी तज्ज़िया। फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब सवाल ये है डॉक्टर साहब कि अगर डॉलर की हकीकी कीमत 200 रुपये से कम है, जैसा कि इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं, तो डॉलर 227 रुपये पर क्यों है, और क्या इसहाक़ डार डॉलर हकीकी तौर पर नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के काबिल हैं। एक तो इसहाक़ डार साहब की माजी की कारकर्दगी डॉलर और के हवाले से, और फिर आजकल के जो चैलेंजेस उनके सामने होंगे। जो क्लेम किया जा रहा है, जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं, माजी में अगर आप देखें कि 2013 में वो वज़ीर ख़ज़ाना बने थे और वो आई थिंक उस वक्त तीसरी दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बन रहे थे। अब उन्होंने चौथी दफ़ा का हल्फ उठाया है, तो तजुर्बा तो बहुत सारा है। 2013 का मैं देख रहा था कि जो पूरे साल का औसतन रेट था वो 101 रुपए का डॉलर था, और 4 साल वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। 2017 में जब वो छोड़ के जा रहे थे तो उस वक्त पूरे साल का जो औसतन रेट था वो 105 था। तो तारीख ये बताती है कि उनकी माजी की कारकर्दगी रुपए और डॉलर के हवाले से ये है कि 4 सालों में सिर्फ 4 रुपए उन्होंने डॉलर को जो है वो बढ़ने दिया रुपए के सामने। तो ये मामला है। माजी के हालात का मौजूदा हालात से कंपैरिजन किया जा सकता है डॉक्टर साहब? जी, यहाँ पे मैं आ रहा था। उस वक्त जो चीजें 2017 में हमारे पास थी, जो 2017 के हालात थे, वो मैं समझता हूँ कि अब 2022 में वो हालात नहीं है। उस वक्त स्टेट बैंक के पास कोई 19 अरब डॉलर पड़ा था, और उसमें से खजाने से निकाल के मार्केट में फेंकना और रुपए को मजबूत करना, डॉलर को नीचे लाना कदरे आसान काम था। इस वक्त हमारे खजाने में 8 अरब डॉलर पड़ा है। वहां से IMF भी हमें निकालने नहीं देगा। IMF से हम एग्रीमेंट भी कर चुके हैं कि स्टेट बैंक जो है वो मुकाबलतन 2013-17 के मुकाबले में आज़ाद है इस पॉलिसी के हवाले से। तो इस दफ़ा के चैलेंजेस ज़रा से मुख्तलिफ हैं, लेकिन माजी की कारकर्दगी जो है वो ये बताती है कि इसहाक़ डार साहब जो क्लेम करते हैं
उनसे कुछ तवक्कुआत रखी जा सकती है। लेकिन कैसे कर पाएंगे इसहाक डार साहब? सवाल यह है, चैलेंजेस उनके सामने इतने बड़े बड़े हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि कम हो रहे हैं, इसके बावजूद डॉलर कैसे नीचे जा सकता है, ये कैसे कर पाएंगे, ये ज़रा हमें बताएं डॉक्टर साहब। दो चीज़ें हैं, एक जब भी हम डॉलर रुपए की बात करते हैं तो दो मार्केट्स की बात करते हैं। एक ओपन मार्केट है जो मेरे तखमीने के मुताबिक 25-30 मिलियन डॉलर की रोजाना की मार्केट है। ओपन मार्केट वो है जहाँ पे मनी चेंजर्स हैं, आप और मैं, कोई $100 लेने जाता है, कोई $1000 बेचने जाता है। एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इंटरबैंक मार्केट, वो कोई 350-400 मिलियन डॉलर रोजाना की मार्केट है। असल मार्केट जो है वो इंटरबैंक मार्केट। अब हमने देखा, बड़ा वाज़े तौर पे नजर आ रहा था कि इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो बैंकों की ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स को कोई 22 से 23 अरब रुपए का मुनाफा हुआ 3 महीनों के दौरान। अब ये फिगर्स जो है ये सामने आ चुकी हैं। उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज थे बेतहाशा मुनाफा कमा रहे थे, तो वहां पे सट्टेबाजी हो रही थी। इसी तरह जो ओपन मार्केट थी उसमें जो डीलर्स हैं, जो मनी चेंजर्स हैं, वो होल्डिंग कर रहे थे डॉलर की और वो अपनी मैनिपुलेशन कर रहे थे डॉलर्स की, और उसके नतीजे में रुपया जो है वो गिर रहा था। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो कुछ किया है इसहाक डार साहब ने, वो ज्यादातर जिसको हम कहते हैं वर्बल इंटरवेंशन, यानी कि उन्होंने जुबान की मुदाखलत से एक पैगाम देने के ताकत के दौर के ऊपर वो डॉलर को नीचे लेके आए हैं। ठीक है, चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया, डॉक्टर साहब मुख्तसरन बता दें कि डॉलर की कीमत में कमी से आवाम को फौरी कोई रिलीफ मिल पाएगा या ऐसा फौरी मुमकिन नहीं होगा? देखिए, मईशत में दोनों चीजें, जो भी इक़दाम आप उठाते हैं, जो भी कदम आप उठाते हैं, वो दो धारी तलवार होती है। अगर रुपए मजबूत हो जाता है तो उससे जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, वो इतनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो अवाम है, अगर डॉलर की मजबूती, अगर रुपए की मजबूती होती है तो जो महंगाई का जोर है अवाम के ऊपर, उसमें कुछ कदरे कमी आ जाएगी। ठीक है, और पेट्रोल की कीमत में कमी से IMF मुआहदे पर कोई असर पड़ेगा डॉक्टर साहब? मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो IMF के साथ मशवरा करने के बाद उठाए जा रहे हैं। आलमी मंडी की जो कीमत है वो कुछ महीने पहले $130 फी बैरल थी, अब वो गिरते गिरते कहीं 80-85 यानी पेट्रोल की जो मसनूआत की आलमी मंडी में कीमतें वो। और इसहाक डार डॉलर को कैसे कंट्रोल करेंगे, मुआशी तजियाकार फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके थे। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।